नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर की क्लास में। अब तक हमने कंप्यूटर की 3 क्लास देख ली है। उनमें हमने कंप्यूटर का परिचय के साथ कंप्यूटर की हिस्ट्री देख ली है। अब हम कंप्यूटर के पीढ़ियों की बात करेंगे, कंप्यूटर की जनरेशन की बात करेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है कंप्यूटर में जिससे हर एग्ज़ाम में कंप्यूटर का क्वेश्चन बनता है, तो इससे बनने के चांस सबसे ज़्यादा इसी टॉपिक से होते हैं, क्योंकि ये टॉपिक कंप्यूटर के ज़्यादातर पॉइंट, ज़्यादातर हिस्सों से जुड़ा होता है, हर से कनेक्ट होता है। हर टॉपिक से कंप्यूटर के से कनेक्ट होने के कारण इस टॉपिक से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। आपने भी देखा होगा, टेस्ट सीरीज भी दी होगी, तो ज़्यादातर इसी टॉपिक से कंप्यूटर आते हैं। बहुत सारी एग्जाम में देखा होगा इसी टॉपिक से कंप्यूटर आते हैं कि इस पीढ़ी की ये लैंग्वेज किस पीढ़ी की थी, या फिर इस कंप्यूटर का विकास कौन सी पीढ़ी में हुआ, या फिर ये पूछ लिया जाता है कि इस पीढ़ी में किस तरह की टेक्निक का प्रयोग किया जाता था, कि वैक्यूम ट्यूब किस पीढ़ी में थी, ट्रांजिस्टर किस पीढ़ी में थे, और रैम का प्रयोग किस पीढ़ी से स्टार्ट हुआ, पहली बार प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी से हुआ। तो इन सबको पढ़ते हैं हम पीढ़ियों में। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं पीढ़ियों से। और बात करें तो पीढ़ियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है, तो पीढ़ियों का वर्गीकरण तकनीकी विकास के आधार पर किया है कि कंप्यूटर में कौन कौन सी टेक्निक यूज ली गई, कि इनपुट आउटपुट के लिए कौन सी विधियां यूज ली गई, कौन से डिवाइस यूज लिए गए, और प्रोसेसिंग के लिए कौन से डिवाइस यूज लिए गए, और इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज होती थी, या फिर ये किस पर बेस होता था, कौन सी टेक्निक पर बेस होता था। इसी आधार पर कंप्यूटर की पीढ़ियों का वर्गीकरण किया गया है। इन सबसे पहले बात करें तो इनको 5 भागों में बांटा गया है, या 5 पीढ़ियां हैं कंप्यूटर की तकनीकी विकास के आधार पर। कितनी पीढ़ियां हैं? 5 पीढ़ियां हैं। पांचों पीढ़ियों को एक एक को एक्सप्लेन करूंगा। सब पीढ़ी को एक एक को डीपली एक्सप्लेन किया जाएगा, और लास्ट में एक टेबल भी प्रोवाइड कराई जाएगी क्लास के लास्ट में। क्लास के लास्ट नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में आपको टेबल प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिसमें आपको एक एक पीढ़ी को एक्सप्लेन किया हुआ होगा क्विक नोट्स के, क्विक रिवीजन के लिए, क्योंकि एग्जाम टाइम आप पूरा तो पढ़ नहीं सकते। तो क्विक नोट के लिए आप उस टेबल को देख के चले जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, पूरा उस टेबल में आ जाएगा, उसमें से ही क्वेश्चन बनेंगे। उससे बाहर बनेंगे तो आपसे क्या, किसी से नहीं होने वाले वो, ठीक है, आपको पूरा पढ़ा दिया जाएगा। अब हम बात करें प्रथम पीढ़ी की। प्रथम पीढ़ी से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको अगर किसी भी टीचर से पीढ़ियां पढ़नी है, किसी भी बुक से ये पीढ़ियां या जनरेशन पढ़नी होती है, तो आपको किन किन चीजों को याद रखना है इस पीढ़ी में। सबसे पहले आपको याद रखना है कि उस पीढ़ी में कौन सी टेक्निक यूज ली गई, इनपुट आउटपुट किस तरह के यूज होते थे, स्टोरेज के लिए क्या यूज लिया गया, लैंग्वेज कौन सी चलती थी, और उस पीढ़ी के कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल। ये 5 चीजें आपको याद रखनी है, तो आपकी पीढ़ियां कंप्लीट है। इन 5 में से ही क्वेश्चन बनेंगे सब। अब हम बात कर लेते हैं अपनी प्रथम पीढ़ी की। कौन सी पीढ़ी? प्रथम पीढ़ी। अब इन पीढ़ियों के टाइम से रिलेटेड आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि इनका टाइम सबका अलग अलग है। तो ऐसी बात बता दूं कि टाइम से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं, टाइम से क्वेश्चन आने के चांस कम होते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी आ जाए तो उसमें भी बहुत सारी रिट लग जाती है कि इस बुक में तो ये लिख रखा है, इस बुक में ये लिख रखा है। फिर भी आपको हम वैलिड डेट देंगे। एनसीईआरटी ने जो डेट दे रखी है, आरकेसीएल आरएससीआईटी वाली डेट, वो भी देंगे, ठीक है। दोनों डेट आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, दोनों से आप रिट लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको वैलिड डेट मिलेगी, हर किताब में देख लेना, ज़्यादातर वही मिलेगी। कई कई बुक्स में डेट अलग मिली हुई है, उसकी दिक्कत नहीं लेनी है। अब हम अपनी प्रथम पीढ़ी को स्टार्ट करते हैं। तो प्रथम पीढ़ी कब से कब तक थी? सबसे पहले इसका टाइम था 1942 से 1956 तक। कब तक? 1942 से 1956 तक। इसमें किस टेक्निक का यूज लिया गया? पहले पॉइंट की बात करें तो इसमें टेक्निक कौन सी यूज ली गई? इसमें टेक्निक यूज ली गई थी वैक्यूम ट्यूब वाली। वैक्यूम ट्यूब या निर्वात नलिका की टेक्निक या तकनीक यूज ली गई थी। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया? तो ये भी मैं आपको बता दूं, 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने किया था। वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था 1904 में जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने, 1904 में, ठीक है। तो वैक्यूम ट्यूब इसकी टेक्निक थी। इनपुट आउटपुट की बात करें तो इसका इनपुट आउटपुट किसके थ्रू दिए जाते थे? इनपुट किसके थ्रू दिया जाता था? पंच कार्ड के थ्रू। किसके थ्रू? पंच कार्ड के थ्रू। पंच कार्ड ऐसे दिखते थे, और वैक्यूम ट्यूब आपने देख ली। और तीसरे पॉइंट की बात करें तो इसमें जो स्टोरेज था वो क्या यूज लिया जाता था, कि संग्रहण के लिए क्या यूज लिया जाता था? संग्रहण के लिए इसमें यूज लिया जाता था मैग्नेटिक ड्रम। ऐसा होता था मैग्नेटिक ड्रम, ये इतनी बड़ी मेमोरी मान लीजिए। मैग्नेटिक ड्रम उस टाइम पे क्या था? उस टाइम पे
स्टोरेज कैपेसिटी तो कम होती थी, संग्रहण की क्षमता तो कम होती थी, लेकिन जो डिवाइस होता था स्टोर करने के लिए उसकी साइज बड़ी होती थी, उसकी साइज बड़ी और उसका काम छोटा। मतलब स्टोर तो कम कर सकता था वो, लेकिन खुद जगह ज्यादा घेरता था। जैसे मैग्नेटिक ड्रम देख लीजिए, इसकी साइज कितनी होती थी, लगभग 10 KB। कितनी, मात्र 10 KB इसकी साइज होती थी। वर्तमान में तो आप साइज देख ही रहे होगे, लगभग 8 GB तक की रैम आने लग गई है। उसके अलावा 128 GB तक के आपको मोबाइल में इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरी मिल जाती है, और इसके अलावा 1 TB 2 TB की हार्ड डिस्क आपको इजीली मिल जाती है। तो इतनी स्टोरेज कैपेसिटी अब इतनी सी मेमोरी में स्टोर होने लगी। लेकिन उस टाइम पे मैग्नेटिक ड्रम इतना बड़ा होता था और स्टोर कितना सा करता था, केवल 10 KB। तो स्टोरेज के लिए हम लेते थे क्या यूज, मैग्नेटिक ड्रम। इसमें कौन सी लैंग्वेजेज यूज होती थी, लैंग्वेजेज यूज होती थी लो लेवल लैंग्वेज या फिर मशीनी लैंग्वेज बोल सकते हैं। मशीनी लैंग्वेज वहाँ पे को आगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ना, नंबर कन्वर्जन, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल वगैरह, इनका कन्वर्जन पढ़ेंगे जब आपको बाइनरी पढ़ा देंगे। 0 1 कैसे होता है, कहीं कंफ्यूजन ही होता है कि बाइनरी में 0 1 का मतलब क्या है। मतलब इसको हम तो एक्सप्लेन कर देते हैं कि 0 से ऑफ 1 से ऑन, तो ये कैसे होता है, तो उनको ये भी एक्सप्लेन कर देंगे जब हम नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। पूरा नंबर सिस्टम आपको नंबर सिस्टम में कन्वर्जन पूरा सिखाया जाएगा, बिल्कुल आसान शब्दों में सिखाया जाएगा। तो इस टाइम पे क्या चलती थी लैंग्वेज, मशीनी लैंग्वेज चलती थी या फिर चलती थी असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज चलती थी, असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज का विकास या इसकी खोज किसने किया, इसको बनाया किसने, तो असेंबली लैंग्वेज की खोज की थी या इसको बनाया था अमेरिकी महिला वैज्ञानिक थी ग्रॉस हॉपर्स। कौन, ग्रॉस हॉपर्स। इसने असेंबली लैंग्वेज को बनाया था या डिजाइन किया था ग्रॉस हॉपर्स ने। और इस पीढ़ी की क्या विशेषता थी, इस पीढ़ी में एक और बात थी कि जो एक प्रोसेस एक ही टाइम पर होती थी, मतलब एक साथ 2 या 3 प्रोसेस नहीं हो सकती थी, मल्टी प्रोसेस नहीं था पहली पीढ़ी में। और इसकी विशेषता हमने इतनी है। और इसमें क्या नुकसान था कि इसको अपडेट करना पड़ा। इसमें नुकसान था कि एक तो इसकी साइज बहुत बड़ी हो जाती थी, कि बहुत छोटे काम के लिए बहुत बड़ी जगह घेरता था, बड़े बड़े कमरों में इसको रखना पड़ता था। अब आप एग्जाम्पल देखो जिनमें आप देख लेना ये कितने बड़े होते थे। और वैक्यूम ट्यूब की वजह से ये गर्मी ज्यादा, हीट ज्यादा उत्पन्न करते थे, जिसके कारण इसको एसी में रखना पड़ता था। एसी तो नहीं थी, लेकिन ठंडा रखना पड़ता था, उसके लिए ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता था। हीट ज्यादा प्रोड्यूस करते थे तो इसको ठंडा रखना पड़ता था, तो उसके कारण ये बहुत महंगे होते थे प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर्स की अगर मैं बात करूं तो ये कौन कौन से थे, इनके एग्जाम्पल भी याद रखने, क्वेश्चन आ चुका है कि ये कौन सी पीढ़ी का है। तो एनियाक, यूनिवॉक, एडसेक, एडवेक, IBM 701 और यूनिवॉक फर्स्ट, ये सभी प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर है। इन सबको आपको याद रखना है। आपको ये स्क्रीनशॉट ले लेना है जो मैंने पढ़ाया है, प्रथम पीढ़ी का पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा प्रथम पीढ़ी का। अब हम बात करते हैं द्वितीय पीढ़ी या सेकंड जनरेशन। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था, सेकंड जनरेशन का टाइम पीरियड था 1956 से 1965 तक। कब से कब तक, 56 से 65 तक। इसमें कौन सी टेक्निक यूज ली गई, इसमें टेक्निक यूज ली गई ट्रांजिस्टर की। ट्रांजिस्टर क्या होता था, ट्रांजिस्टर एक सेमीकंडक्टर या अर्धचालक बोल सकते हैं, अर्धचालक डिवाइस होता था। सेमीकंडक्टर या अर्धचालक जो पदार्थ था हमारा, कौन, ट्रांजिस्टर। इसका विकास किसने किया, इसको किसने बनाया, इसको बनाया जॉन ब्रेडन एंड विलियम शॉकली। जॉन ब्रेडन एंड विलियम शॉकली ने 1947 में बनाया था एट एंड टी बेल लेबोरेटरी। ये आपने बहुत बार देखा होगा, एट एंड टी बेल लेबोरेटरी। इसमें बनाया था जॉन ब्रेडन एंड विलियम शॉकली ने 1947 में बनाया था क्या, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर कोई द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में, सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में यूज लिया गया ट्रांजिस्टर को। और क्या यूज होता था इसमें, इनपुट के रूप में पंच कार्ड को, वही पंच कार्ड जो आपने इमेज देखी हरमन ऑलरिथ ने जिसको डिजाइन किया था, पंच कार्ड के जनक थे, तो ये वही पंच कार्ड है, इसको डिजाइन किया था हरमन ऑलरिथ ने। इनपुट के रूप में किसको यूज लेते थे हम, पंच कार्ड को यूज लेते थे द्वितीय पीढ़ी में। स्टोरेज के रूप में क्या यूज लिया जाता था, स्टोरेज के रूप में लिया जाता था मैग्नेटिक टेप और मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक टेप आपने बहुत देखी होगी, अगर आप गांव के हो तो इससे काफी परिचित होगे मैग्नेटिक टेप से। इसको हम बहुत तरह से यूज लेते थे, अब एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्या क्या करते थे इससे। यह है मैग्नेटिक टेप।
इसमें ज़्यादातर पुराने ज़माने में गाने के सुनने के यूज़ में लिया जाता था ये मैग्नेटिक टेप। इसको किसमें काम लिया जाता था? दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में स्टोरेज के लिए, और ये मैग्नेटिक डिस्क है, ठीक है, स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क। और लैंग्वेज कौन कौन सी यूज ली जाती थी? लैंग्वेज इस टाइम पे हाई लेवल लैंग्वेज चल चुकी थी, हाई लेवल लैंग्वेज का विकास हो चुका था। तो इन लैंग्वेजेस को आपको याद रखना है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। इन जो मैं बता रहा हूँ सेकंड पीढ़ी की जो भी लैंग्वेज है, हर लैंग्वेज को याद रखना है, उस लैंग्वेज की फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। पहली है फोरट्रैन। कौन सी? फोरट्रैन, फॉर्मूला ट्रांसलेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या थी? फोरट्रैन की फॉर्मूला ट्रांसलेशन। दूसरी थी कोबोल, कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। कोबोल की कॉमन ओरिएंटेड बिजनेस लैंग्वेज। दूसरी थी, फिर तीसरी थी एल्गोल, एल्गोरिथम लैंग्वेज। कौन सी? एल्गोरिथम लैंग्वेज। फिर उसके बाद आती है हमारी स्नोबॉल। स्नोबॉल का मतलब स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। कौन सी? स्नोबॉल, स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज। इसको सीरीज ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है। स्नोबॉल को क्या बोला जाता है? सीरीज ऑफ लैंग्वेज भी बोला जाता है। स्ट्रिंग ओरिएंटेड एंड सिंबॉलिक लैंग्वेज स्नोबॉल। फोरट्रॉन, कोबोल, एल्गोल, स्नोबॉल, ये आपको याद रखनी है। द्वितीय पीढ़ी की, सेकंड जनरेशन की सभी लैंग्वेज आपको याद रखनी है। इनमें से क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, इतनी बार आया है कि मैं गिना नहीं सकता आपको। दूसरी पीढ़ी में हमने क्या पढ़ा? दूसरी पीढ़ी में कंप्यूटर पढ़े जिनमें क्या होता था? जिनमें वैक्यूम ट्यूब की जगह हम ट्रांजिस्टर यूज लेने लग गए। मैग्नेटिक ड्रम की जगह मैग्नेटिक टेप यूज लेने लग गए। मैग्नेटिक टेप पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी, ये स्टोर करने के काम आती थी। फिर उधर लो लेवल लैंग्वेज थी, इधर हाई लेवल लैंग्वेज हो गई। उधर हमने असेंबली लैंग्वेज पढ़ी, इधर हमने कोबोल, फोरट्रॉन, एल्गोल और स्नोबॉल जैसी लैंग्वेजेस पढ़ी। तो ये हमारी फर्स्ट और सेकंड जनरेशन है। सेकंड जनरेशन के और एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल थे या कौन कौन से कंप्यूटर थे? तो इसमें हनीवेल 400, हनीवेल 400 और CDC 1604, IBM 7000, ये कंप्यूटर थे। आपको याद रखना है हनीवेल 400, हनीवेल 400 ऐसा था। ये है हनीवेल 400, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे। अब हम नेक्स्ट जनरेशन पढ़ते हैं, उससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस सेकेंड जनरेशन का पूरी का। सेकेंड जनरेशन वाला स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है हमारी थर्ड जनरेशन। कौन सी? फर्स्ट और सेकेंड जनरेशन हमने पढ़ ली, अब थर्ड जनरेशन है। थर्ड जनरेशन कब से कब तक चल रही? पहली चल रही थी 42 से 56 तक, दूसरी चली 56 से 65 तक, अब ये चलेगी 65 से 75 तक। तीसरी जनरेशन है। इसमें किस टेक्निक का यूज लिया गया? प्रथम जनरेशन में तो वैक्यूम ट्यूब थी, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर था, इस जनरेशन में IC का यूज लिया गया, इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हिंदी में आंतरिक परिपथ बोला जाता है। इस आंतरिक परिपथ या इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किसने किया? इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कार किया था जैक किल्वी और रॉबर्ट नोयस। ये वही जैक किल्वी है जिनको सन 2000 में नोबेल पुरस्कार मिला था फिजिक्स में। इन्होंने क्या है, जर्मेनियम चिप, इसी IC के लिए इनको मिला है। ये वो एक जर्मेनियम चिप बनाई थी IC, उसी के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था 2000 में। और रॉबर्ट नोयस ने IC से बढ़िया एक MOS बनाई थी, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाया था रॉबर्ट नोयस ने। इनको और जैक किल्वी को IC का जनक या IC का विकासकर्ता, खोजकर्ता माना जाता है। तो IC यूज ली जाती थी इसमें SSI एंड MSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन एंड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इतने स्तर पर इन ICs को यूज लिया गया। SSI की बात करें या स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन की बात करें तो इसमें 10 IC एक ही चिप पर सेट हो सकती थी, उसको तो बोला जाता था SSI, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। दूसरा होता था MSI, मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, इसमें 100 IC एक ही चिप पर सेट हो जाए, उसको MSI बोला जाता था। तो इतने स्तर पर इसको थर्ड जनरेशन में यूज लिया गया था, MSI एंड SSI, मतलब कि 100 IC एक ही चिप पर यूज हो, इतना इसको यूज लिया गया था। इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में कौन सी डिवाइस यूज ली गई? इनपुट आउटपुट के रूप में कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर,
कीबोर्ड माउस और मॉनिटर यूज लिया गया किसमें, थर्ड जनरेशन में। अब तक तो हम पंच कार्ड यूज लेते आए थे, अब कीबोर्ड माउस का आविष्कार हो चुका था। कीबोर्ड माउस को आगे पढ़ाया जाएगा, आपको हार्डवेयर आएंगे जब इनपुट आउटपुट डिवाइस में आसानी से एक्सप्लेन करेंगे। सब हार्डवेयर को एक एक एक्सप्लेन करेंगे, उसकी दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या इनपुट के रूप में, आउटपुट के रूप में कीबोर्ड माउस एंड मॉनिटर को यूज लिया गया। स्टोरेज के रूप में इसमें प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी को यूज लिया गया, जिसमें प्राइमरी में अपने रैम का विकास हो चुका था, रैम, और सेकेंडरी मेमोरी के रूप में फ्लॉपी डिस्क का यूज हो चुका था, फ्लॉपी डिस्क। ये दोनों स्टोरेज के रूप में यूज ली जाती थी। लैंग्वेज की बात करें तो बेसिक एंड फॉरट्रैन, ये दोनों हाई लेवल लैंग्वेज थी, इन दोनों लैंग्वेजेस को यूज लिया जाता था। बेसिक की बात करें तो बेसिक होती है बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक लैंग्वेज, बिगिनर्स ऑल पर्पज सिंबॉलिक लैंग्वेज, ये बेसिक की फुल फॉर्म है। और फॉरट्रॉन, फोर का मतलब फॉरट्रॉन फॉर्मूला ट्रांसलेशन का चौथा वर्जन इस पीढ़ी में यूज लिया जाता था। इस पीढ़ी की और विशेषता बताए तो ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हो चुका था, टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोसेसिंग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम मार्केट में आ गए थे। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो है CDC 6600। CDC 6600 क्या था, आपको पता है प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन सा था? कई तो बोलेंगे क्रे फर्स्ट था, क्रे फर्स्ट नहीं था, वो था CDC 6600। कौन सा? CDC 6600, ये था प्रथम सुपर कंप्यूटर। हाँ, लेकिन प्रथम सफल सुपर कंप्यूटर था क्रे फर्स्ट, लेकिन अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछ ले तो CDC 6600 था। कई बार हाँ हमारी फर्स्ट क्लास में ही पूछ लिया था, एक ने लाइव कमेंट डाला था कि सर सुपर कंप्यूटर के बारे में बताइए, तो सुपर कंप्यूटर आएगा तब उसको एक्सप्लेन कर देंगे। इतना बता दो, सुपर कंप्यूटर में पैरेलल प्रोसेसिंग होती है, कई सारे प्रोसेसर एक साथ काम करते हैं, वो सुपर कंप्यूटर होता है। आगे हम पढ़ेंगे फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, भारत का फर्स्ट, दुनिया का फर्स्ट, पहला सफल, ठीक है, सबको पढ़ेंगे। अब वर्तमान में कौन सा चल रहा है, सबसे स्पीडेस्ट कौन सा है, सब सुपर कंप्यूटर्स को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी हमारी कौन सी, थर्ड जनरेशन। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट जो भी जनरेशन है उसको पढ़ते हैं, वो जनरेशन है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन में क्या क्या था, कब से कब तक इसका टाइम पीरियड था? इसका टाइम पीरियड था 75 से 88, 1975 से 1988 के बीच। इसमें कौन सी टेक्निक यूज ली गई? इसमें आईसी वाली टेक्निक को बड़ा कर दिया गया, LSI एंड VLSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन एंड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इनमें क्या होता था कि एक ही चिप पर हजारों आईसी एक ही चिप पर फिट हो जाती थी, सेट हो जाती थी, इसको लार्ज स्केल LSI और VLSI बोला जाता था। इसमें इनपुट आउटपुट की बात करें तो वही कीबोर्ड माउस और नए हार्डवेयर का विकास हो चुका था। और स्टोरेज की बात करें तो इसमें रैम एंड सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क का विकास हो चुका था। और बात करें तो इसमें लैंग्वेज कौन सी थी? लैंग्वेज इसमें C++, पास्कल, इन लैंग्वेजेस का विकास हो चुका था। और इस पीढ़ी में पीसी की अवधारणा, पीसी मतलब पर्सनल कंप्यूटर की अवधारणा का विकास हुआ। इसमें सबसे पहले जो पीसी बना उसका नाम था अल्टेयर 800। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है अल्टेयर 800, अल्टेयर 800। इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि प्रथम पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था। जो किसने बनाया था? वो बनाया था मिट्स ने, MITS, माइक्रो इंस्ट्रूमेंटल टेलीमेट्री सिस्टम, MITS ने बनाया था। MITS ने क्या किया कि अपने जो पर्सनल कंप्यूटर थे या पीसी थे उनमें बेसिक लैंग्वेज को इंस्टॉल करने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक छात्र थे बिल गेट्स। बिल गेट्स को आप जानते हो, छोटा नाम नहीं है, सब जानते हैं बिल गेट्स कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक है। इन्होंने क्या किया, 1975 में पॉल एलन के साथ मिलकर माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। अभी बिल गेट्स का हाल ही में डिवोर्स भी हुआ है। तो बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की थी। बिल गेट्स को ही जो MITS है इसने क्या किया था, अपने पर्सनल कंप्यूटर में बेसिक इंस्टॉल करने के लिए दिया था। बिल गेट्स को ऑनर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है, कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं। जो ये अल्टेयर था इसमें इंटेल का 8080 प्रोसेसर लगा हुआ था। और प्रथम प्रोसेसर कौन है? इंटेल 4004, इंटेल 404 पहला प्रोसेसर था, इंटेल 4004। पहली बार प्रोसेसर का यूज चौथे जनरेशन में लिया गया। इस जनरेशन में ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI का विकास हो चुका था। GUI की फुल फॉर्म आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जा चुकी है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इस जनरेशन में आते आते एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का विकास हो चुका था। और
ऑपरेटिंग सिस्टम भी कई तरह के आ चुके थे, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी विकास हो चुका था। 1988 तक था ये जनरेशन। इस जनरेशन की आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा चौथी जनरेशन का। चौथी जनरेशन में आपको बता दूं कि इस टाइम पे जो पीसी थे उनमें सबसे ज़्यादा प्रोसेसर कौन सा यूज़ लिया गया था, पेंटियम का प्रोसेसर यूज़ लिया गया था। प्रोसेसर में आप थोड़े कंफ्यूज हो गए तो मैं आपको बता दूं कि पहला प्रोसेसर कौन था इंटेल 4004। फिर अल्टेयर 800 में कौन सा प्रोसेसर यूज़ लिया गया, अल्टेयर में यूज़ लिया गया था, प्रथम पीसी है उसमें यूज़ लिया गया था इंटेल 8080। और सबसे ज़्यादा पीसीज में सबसे ज़्यादा कौन सा प्रोसेसर यूज़ लिया गया, इंटेल का पेंटियम प्रोसेसर। प्रोसेसर की अगर आपको इमेज देखनी हो तो ये देख लीजिए, और पेंटियम प्रोसेसर मेरे पास रखा भी हुआ है, तो ये देखिए ये है पेंटियम प्रोसेसर। कौन सा है, ये देखिए ये है पेंटियम प्रोसेसर, ये देख लीजिए पेंटियम प्रोसेसर, ये है प्रोसेसर। जो इंटेल 4004 था उसकी जो ये पिन्स हैं, पिन्स आप ये इमेज में देख लीजिए, ये है इंटेल 4004 पैरा प्रोसेसर। ये इसकी जो पिन्स है ये सोने की बनी हुई है, आपको दिख रही होगी। जैसे इस पेंटियम प्रोसेसर की ये पिन है, ये तो सोने की नहीं है लेकिन ये सोने की थी। प्रथम पीढ़ी का प्रथम जो प्रोसेसर था उसकी पिन सोने की बनी हुई थी, इंटेल 4004। आपको याद रखना है प्रथम प्रोसेसर इंटेल 4004। प्रथम पीसी कौन था पर्सनल कंप्यूटर, अल्टेयर 800। तो अब हम पांचवी पीढ़ी की बात करते हैं। पांचवी पीढ़ी कब से कब तक थी, पांचवी पीढ़ी थी 1988 से लेकर वर्तमान तक, 1988 से वर्तमान तक। इसमें बात करें तो इसमें मेन टेक्निक कौन सी यूज ली गई, इसमें यूज ली गई ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। वृहद स्तर पर इंटीग्रेशन किया गया, एक ही चिप पर बहुत सारे IC यूज ली गई, ट्रांजिस्टर यूज लिए गए, एक ही चिप पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर यूज लिए गए। किस पर, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन में लगभग 10 लाख IC एक ही चिप पर सेट की गई। और क्या हुआ इसमें इनपुट आउटपुट के रूप में कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर वगैरह यूज लेने लग गए। और लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज इसमें आई कि जावा और VB.NET इसी पीढ़ी की लैंग्वेजेज हैं। और इसमें क्या रहा, इसमें स्टोरेज के रूप में रैम और CD का यूज लेने लग गए, हार्ड डिस्क आ गई, कॉम्पैक्ट डिस्क जिसको CD, जो ऑप्टिकल डिस्क बनी हुई थी वो ऑप्टिकल डिस्क CD ऐसी होती है, CD आपने देखा भी होगा, नॉर्मल सब जानते हैं CD को। और क्या हुआ, इधर कंप्यूटर में बहुत सारी विशेषताएं आ गई, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता बोलते हैं इसको, भी हम किसी दिन एक क्लास ही ले लेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी पर, बढ़िया एकदम शानदार समझाएंगे। और वर्ल्ड वाइड वेब WWW का विकास, मतलब इंटरनेट का विकास। और क्या हुआ, रोबोटिक्स का विकास, बहुत सारे विकास हुए पांचवी पीढ़ी में। तो पांचवी पीढ़ी इंपॉर्टेंट है, जो अभी तक चल रही है और विकास इस पे चल रहा है पांचवी पीढ़ी में। और पांचवी पीढ़ी में पूरा ही चेंज हो गया कंप्यूटर, जो पहले बड़ी साइज के होते थे अब छोटे छोटे आने लग गए। नोटबुक, लैपटॉप, पर्सनल कंप्यूटर और PDA, मोबाइल फोन्स, इनका विकास होने लग गया। तो ये पांचवी पीढ़ी थी। आज हमने 5 पीढ़ी पढ़ ली। पांचों पीढ़ियों को, ये तो केवल ओवरव्यू के टाइप में आपको एक टेबल दी हुई है, लेकिन पूरी टेबल आपको, डिटेल्ड टेबल आपको कल मिल जाएगी। उसमें एक एक शब्द समझाया हुआ है, उस टेबल को आपको याद कर लेना है, टेबल ही याद कर लेना। स्क्रीनशॉट लिए हैं, ये तो क्या है थोड़ा डीपली है। टेबल में क्या है, ओवरव्यू दे रखा है, जिससे आप एग्जाम टाइम में क्विक रिवाइज कर सको। आशा करता हूं आपके जो समझ आया होगा। थोड़ी क्लास लेंथी लग सकती है, बोरिंग लग सकती है, लेकिन आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। मेहनत करोगे तभी सफलता प्राप्त होगी। आशा करता हूं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे हमारे नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेंगे और आप हम तक पहुंचेंगे। धन्यवाद।